नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमारा फर्स्ट पेपर है मेजर का, जो हम आप लोगों को बता रहे थे ऑब्व्यू की जाति के बारे में, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पहला चैप्टर है, ये हमारा दूसरा चैप्टर। तो इसमें हमने आप लोगों को ऑब्व्यू की जाति निकालना बता दी थी। तो आज हमें आज के लेक्चर में ऑब्व्यू की जाति संबंधित कुछ प्रमेय आप लोगों को बताएंगे। इससे संबंधित कुछ प्रमेय हैं जो पेपर में पूछ ली जाती है और मोस्ट भी है, तो उससे रिलेटेड प्रमेय आज के लेक्चर में बताएंगे। और जो प्रमेय मोस्ट है उसे सॉल्व भी करेंगे, प्रूव करके बताएंगे। और जो मोस्ट नहीं है, मतलब पेपर में ऑब्जेक्टिव रूप में पूछी सकती है या हमसे पढ़नी चाहिए, उसे हम ऐसे ही देख लेंगे कि प्रमेय होती क्या है। इससे पहले हम देखें कि जो हमारा पहला चैप्टर है जिसे हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑब्व्यू की जाति। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हमने इसमें बहुत से टॉपिक पढ़ लिए हैं। जैसे सबसे पहले हमने ऑब्व्यू के जो मैट्रिक्स होता है इसका पूरा बेसिक इंट्रो, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके टाइप, सब चीजें बताई थी। फिर हमने ऑब्व्यू होता क्या है ये जान लिया, ऑब्व्यू पंक्ति स्तंभ क्या होते हैं, किस प्रकार कोई ऑब्व्यू बना होता है। फिर हमने ऑब्व्यू का पूरा सब पढ़ने के बाद, ऑब्व्यू के जानने के पश्चात इसकी हमने ऑब्व्यू की रैंक पर, ऑब्व्यू की ऑर्डर पढ़ी कि ऑब्व्यू की कोटि क्या होती है। और ऑब्व्यू की ऑर्डर जानने के पश्चात हमने क्या पढ़ा, ऑब्व्यू की जब हमने ऑर्डर कोटि देखी तो फिर हमने इसके पश्चात ऑब्व्यू की जाति देखी कि रैंक क्या होती है और कैसे निकालते हैं। इसके साथ ही हम आप लोगों को ऑब्व्यू की जो शून्यता होती है, न्यूनिटी, उसके बारे में बता चुके हैं। और यदि आप लोगों को वो चीज यदि क्लियर नहीं एक बार, तो दोबारा बता दें कि जब ऑब्व्यू की जाति कोटि जो हम देख कर निकाल लेते हैं और जो जाति हम हल करके निकाल लेते हैं, तो उसके पश्चात यदि हम किसी ऑब्व्यू की शून्यता ज्ञात करें, जैसे हम क्या बोलते हैं, न्यूलिटी बोलते हैं, और कैपिटल एन से शो करते हैं, तो वो क्या होती है, उसका एक सीधा फार्मूला होता है, किसी भी ऑब्व्यू की कोटि स्मॉल एन माइनस जाति। कोई ऑब्व्यू दिया गया है तो हम क्या कर रहे हैं, यदि हमें पता है हम ऑब्व्यू की कोटि देख कर निकाल लेते हैं। किसी ऑब्व्यू की कोटि 3 है और हल करने पर उसकी जाति 2 प्राप्त हुई है, तो हम किसी ऑब्व्यू की जो शून्यता कैपिटल एन जिसे बोलते हैं वो निकालें, तो कोटि में से घटा जाति घटाने पर जो प्राप्त हुआ वो उस ऑब्व्यू की क्या कहलाएगी, शून्यता कहलाएगी। इसे कैपिटल एन से शो करते हैं। यदि कोई ऑब्व्यू ए है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एन ए, अर्थात न्यूलिटी ऑफ ऑब्व्यू ए इज इक्वल स्मॉल एन ए, अर्थात कोटि और कोटि ऑब्व्यू की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 ए माइनस रो ऑफ मैट्रिक्स ए, ये क्या बन जाएगा, ऑब्व्यू की शून्यता ज्ञात करने का फार्मूला हो जाएगा, जहां पर हम रोज को, जाति को रो से, कोटि को स्मॉल एन से और शून्यता को कैपिटल एन से शो करते हैं। तो हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं, हमने दोबारा बता दिया। हमें किसी भी ऑब्व्यू की जाति और कोटि दे दी तो हम सारी शून्यता निकाल लेंगे, पेपर में ऑब्जेक्टिव में से पूछ लिया जाता है। तो हम क्या सीखा है, इसकी न्यूलिटी निकालना, कि न्यूलिटी कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमने आप लोगों को ऑब्व्यू की जाति की परिभाषा ही बताई थी, इसकी डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो हम इसकी परिभाषा भी हम बता चुके हैं, हमने जी जान ली है। आज के वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ आप लोगों को थ्योरम कराएंगे, अर्थात ऑब्व्यू की जाति संबंधित कुछ प्रमेय। तो हम ऑब्व्यू की जाति की बेसिक जो हमने बताया था, उसके पश्चात भी हम आप लोगों को ऑब्व्यू के बारे में कि ऑब्व्यू को पहचानना क्या होता है, ऑब्व्यू की ऑर्डर, रैंक निकालना, न्यूलिटी निकालना दोबारा बता दिया। किसी ऑब्व्यू की जाति परिभाषा क्या होती है, ये सब चीज ऑब्व्यू बता चुके हैं। आज के लेक्चर में इससे संबंधित कुछ थ्योरम बताएंगे। फिर इसके पश्चात जो हमारे चीज छूटा है, ऑब्व्यू में संक्रियाएं क्या होती हैं,
किस प्रकार अप्लाई करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और जो संख्या पूरा बेसिस से बताएंगे। और एक लेक्चर में ना होगा तो हम पूरी ऑब्लिक में संक्रिया को 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल लेकर भी उनमें संक्रिया अप्लाई कर बताएंगे, कैसे हम किसी ऑब्लिक में संक्रियाओं को अप्लाई करते हैं। इसके पश्चात ऑब्लिक टॉपिक के जो और अन्य सम टॉपिक है उन्हें हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसके पश्चात अपना स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, ऑब्लिक संबंधित कुछ थ्योरम जानना है। यदि हम ऑब्लिक संबंधित कुछ थ्योरम की बात करें तो इससे रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम जो पेपर में पूछ ली जाती है और जो है वो क्या है हमारी, तो हमारी इससे संबंधित 2 थ्योरम बहुत बेस्ट है। पहली थ्योरम जो है वो है कि क्या हमारी थ्योरम फर्स्ट, हम जानते हैं कोई ऑब्लिक है तो हमने ऑब्लिक टाइप बताया था, तो हमने बताया था कि हम किसी भी ऑब्लिक का परिवर्त ऑब्लिक निकाल लेते हैं। और जब हम किसी भी ऑब्लिक का परिवर्त ऑब्लिक निकाल लेते हैं तो थ्योरम है कि किसी भी ऑब्लिक की जाति और उसके परिवर्त ऑब्लिक की जाति समान होती है, या फिर इसे बोल सकते हैं कि किसी भी परिवर्त ऑब्लिक की जो जाति होती है वही होती है जो उसके मुख्य ऑब्लिक की होती है। क्या कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्लिक की जाति है ना, किसी भी ऑब्लिक की जो जाति होती है वो किसके बराबर होती है, इज इक्वल उसके परिवर्त ऑब्लिक के बराबर होती है। परिवर्त ऑब्लिक की जाति के बराबर होती है ना। किसी ऑब्लिक की जाति, किसी ऑब्लिक की जाति इज इक्वल उसके परिवर्त ऑब्लिक की जाति। तो यदि हम इस थ्योरम को देखें तो बड़ा आसानी से हम बता सकते हैं। हमने माना कोई एक ऑब्लिक है ए, और कोई भी ऑब्लिक ले सकते हैं, तथा इसका जो परिवर्त ऑब्लिक होगा तो हमें किसी का परिवर्त ऑब्लिक कैसे प्राप्त होता है, यदि हम किसी भी ऑब्लिक में उसकी पंक्ति को स्तंभ के रूप में बदल दें और पंक्ति को स्तंभ बनाने पर और स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिख दें, अर्थात स्तंभ और पंक्तियों के अवयवों को आपस में चेंज कर दें, तो हमें जो ऑब्लिक प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, उसका परिवर्त ऑब्लिक बोलते हैं। अब हमने माना कि कोई एक ऑब्लिक ए है, उसकी जाति कितनी मान ली, हमने माना ऑब्लिक ए की जाति एन है और ऑब्लिक ए डैश की जाति एम है। तो हम क्या जानते हैं, पहली कंडीशन की जो ऑब्लिक ए की जाति है वो सदैव उसके परिवर्त ऑब्लिक क्या होगी, बड़ी और बराबर होगी। अर्थात कभी भी ऑब्लिक जाति उसके परिवर्त ऑब्लिक छोटी नहीं हो सकती, बड़ी होगी या बराबर होगी। कैसे समझे हम इसे बड़ी आसानी से ऐसे देख सकते हैं कि कोई यदि हम सेट की बात करें, कोई समुच्चय है और समुच्चय में यदि हमने 4 अवयव ले लिए हैं, अब हम इसका सब सेट बनाए उप समुच्चय डैश से, तो उसके कई सारे उप समुच्चय बन सकते हैं। यदि हम केवल एक वर्ष ले लें या 1 या 2 ले लें या 1, 2, 3 ले लें, जितने भी उप समुच्चय बनेंगे सब में अवयवों की संख्या इस मेन समुच्चय से कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। किससे बना है? उस समुच्चय से बना है। जब ये इससे बना है तो इसमें फिर इससे ज्यादा अवयव हो नहीं सकते, और जो सबसे बड़ा उप समुच्चय होगा उसमें जो अवयव लिए जाएंगे तो वो इसके बराबर लिए जा सकते हैं। अर्थात प्रत्येक समुच्चय खुद का सबसे बड़ा उप समुच्चय होता है। उसी प्रकार जब ये इससे बना है तो इसमें अवयव इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार जब कोई परिवर्त ऑब्लिक उसका खुद अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये किससे बना है, एक आप दूसरे ऑब्लिक से बना है। जब ये किसी दूसरे ऑब्लिक से बना है तो इसकी जाति कभी भी उस ऑब्लिक की जाति से बड़ी नहीं हो सकती, छोटी होगी या फिर बराबर होगी। तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन फर्स्ट आ गया, है ना। इसी को हम ऐसे ले सकते हैं यहाँ पर कि इसकी जाति एन एम मानी, थोड़ा हम ऐसे ले देता, हम जानते हैं क्या जानते हैं, रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए डैश। अब जब इसका जाति एन एम है तो उसके मान रख दो, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अब इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं, इसे दे दे समीकरण फर्स्ट, इसे दे दे समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 में दोनों ओर का परिवर्त लेने पर, दोनों ओर पे क्या ले लें, परिवर्त ले लें। फिर से
जब दोनों ओर का परिवर्त ले सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन उसके दोनों ओर समान संख्या जोड़ ही सकती है, घटा ही सकती है। हम किसी समीकरण में दोनों ओर कोई भी समान संक्रिया कर सकते हैं। हमने दोनों ओर का क्या ले लिया, परिवर्त ले लिया। यदि हम दोनों ओर का परिवर्त ले तो हमें ऐसा मिल जाएगा, इसका परिवर्त। और हम जानते हैं जब इतना मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रैंक ए डैश। और हम जानते हैं परिवर्त का परिवर्त क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा तो ए बन जाएगा, है ना। क्योंकि परिवर्त का परिवर्त मतलब एक बार जब पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, परिवर्त निकालेंगे, फिर दोबारा उसका परिवर्त ले लेंगे तो फिर वो अपने उसी रूप में आ जाएगा। अर्थात जिस पंक्ति को हमने स्तंभ बनाया था वो स्तंभ से फिर अपनी पंक्ति बन जाएगी। अब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे मान था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ एम आ जाएगा, यहाँ एन आ जाएगा, समीकरण तो मिल जाएगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। यदि हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर कंपैरिजन इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व 2 की तुलना से या तुलना करने पर तो क्या मिलेगा, एक बार हमें मिला है यहाँ पर कि n m से बड़ा है, जो n है वो m से बड़ा है। एक बार हमें क्या मिला, m n से बड़ा है, लेकिन बड़ा बस नहीं, बड़ा या बराबर है। तो हम जानते हैं यदि 3 2 से बड़ा होता है तो कभी भी 2 3 से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात ये विरोधाभास है। जब ऐसा है तो मतलब यहाँ पे क्या है, n m से बड़ा है, दोबारा मिल गया m n से बड़ा है, अर्थात ये स्थिति सही नहीं है। तब यहाँ पे क्या है, दो स्थितियां हैं कि n m से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो हम मान सकते हैं कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब दोबारा हमें ये मिला कि m n से बड़ा या बराबर है तो एक स्थिति तो अपने आप कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यदि एक संख्या दूसरे से बड़ी तो छोटी नहीं सकती, तो मतलब ये इनमें से कोई भी दूसरे से बड़ा नहीं है। जब बड़ा नहीं, दूसरी स्थिति क्या है, बराबर की, तो क्या क्लियर स्पष्ट हो जाएगा, अर्थात ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो क्या सिद्ध हो गया, किसी भी आव्यूह की जाति उसके परिवर्त आव्यूह की जाति के बराबर होती है। यदि हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में सोचे देखें तो हम जानते हैं कोई एक आव्यूह यदि हम ले लें, थोड़ा ऐसे हम एक्सप्लेन कर दें तो बहुत क्लियर, ये तो हमारा तरीका हो गया कि ऐसे हम इस प्रमेय को सॉल्व करेंगे या लगाएंगे। लेकिन यदि हम इसे प्रमेय को समझें तो ये कोई एक आव्यूह हम ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि माइनस कर दें तो फिर इसका परिवर्त निकाले तो क्या होता है, परिवर्त में इसके अवयव तो चेंज होने नहीं है, अवयव तो वही रहेगी, अवयवों के लिखने का तरीका बदल जाएगा हमारा। और हम जानते हैं जाति कैसे निकाली जाती है, संक्रिया लगाकर या मान लगाकर। जब इसमें संक्रिया लगाएंगे और यदि इसमें कोई पंक्ति या स्तंभ 0 हो रही है तो वही संख्या जब उन्हीं अवयव में लगाएंगे तो फिर उसकी भी पंक्ति या स्तंभ 0 होगी, क्योंकि अवयव तो वही के वही लिखे हैं, कुछ अवयवों का तो स्थान भी नहीं बदला। जैसे ये हम विकर्ण देखें तो विकर्ण तो हमारा नो चेंज, उसका तो स्थान भी नहीं बदला। तो संक्रिया लगाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, कोई नई चीज प्राप्त नहीं होगी, बल्कि वही चीज प्राप्त होगी जो पहले प्राप्त हो रही थी। इससे अलावा दूसरी चीज से समझें तब ये आव्यूह को हल करेंगे तो हमें इसका एक मान प्राप्त होगा, मान इसका मान 10 प्राप्त होगा हल करने पर। तो अब इसके परिवर्तन को भी हल करेंगे तो इसका मान भी हमें 10 प्राप्त होगा, या यदि हमने एक माइनस ले लिया तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -10 प्राप्त होगा। अर्थात इसके मान है ऐसा हो सकता है कि वहां प्लस का प्राप्त हो रहा तो यहाँ माइनस का, और हमने उसके अवयव नहीं बदले हैं तो इसका मान चेंज नहीं होगा। जब मान चेंज नहीं होगा तो आव्यूह की जाति परिभाषा से इज नॉट इक्वल 0, तो जो कोटि है वो क्या बन जाएगी, जाति बन जाएगी। अर्थात दोनों कंडीशन में जाति क्या प्राप्त होगी, सेम प्राप्त होगी। क्यों, क्यों दोनों आव्यूह कोटि समान है। तो बड़ा प्रैक्टिकल रूप से क्या स्पष्ट हो रहा है कि दोनों जाति सेम होगी। जब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जो प्रमेय कह रहा है वो क्या कह रहा है, हम इसके बारे में क्या जानते हैं और हम इसे कैसे हल करेंगे, ये चीज होती क्या है, तब तो हम उस प्रमेय को मतलब एक प्रकार से हम उस प्रमेय को समझ पाएंगे और ये देख पाएंगे कैसे हल किया जाए। तो इसमें तो एक या दो थ्योरम भी है, कई सारे थ्योरम होंगे, हम ऐसे हर थ्योरम को लगा लगा देखेंगे, याद करेंगे तो फिर हमें उसका तरीका भी याद करना पड़ेगा, भूल सकता है या रटनी पड़ेगी। हमसे वो चीज बनेगी भी नहीं, जो हमने सीखी वो क्लियर नहीं हो कि हम उसे बिना देखे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये हमारी पहली थ्योरम थी जो मोस्ट पेपर में आ जाती है। इसमें एक थ्योरम और है और वो थ्योरम प्रूव करने की भी आवश्यकता नहीं है, पेपर में इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता, केवल वो थ्योरम में इसकी सहायता से अभी हमने जब आप लोगों को आव्यूह जाति निकलाई थी तब इसका यूज किया था। इस थ्योरम को पता होना चाहिए, बीच कहीं हमें इसकी जब यूज करते हैं तो यूज करना पड़ता है या ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है।
इसमें भी बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई एक आव्यूह है, हमने ये आव्यूह लिया, अब इसका कोई उप आव्यूह ले लें, तो उप आव्यूह क्या लेंगे, इसका कोई उप आव्यूह लेना है तो हम इसका आव्यूह उप आव्यूह दो कोटि ले सकते हैं, तीन, मतलब ये इसका यदि यही का यही ले ले तो प्रत्येक आव्यूह खुद का एक उप आव्यूह होता है ना। मैं प्रत्येक आव्यूह जो है उससे हम उसी को ले ले तो मतलब प्रत्येक आव्यूह से उस उतने ही कोटि का भी उपाव्यूह लिया जा सकता है ना। प्रत्येक आव्यूह स्वयं का उपाव्यूह होता है, या उससे कम कोटि का उपाव्यूह हम ले लें, यदि हम उतनी ही कोटि का एक आव्यूह ले लेंगे वही का वही, या कम कोटि का आव्यूह लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यदि इसकी जाति 3 है तो इसके उपाव्यूह की जाति कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी क्या नहीं हो सकती। ए आव्यूह क्या है, ए आव्यूह यदि ये एक आव्यूह ए है, इसका कोई उपाव्यूह है ए डैश, तो कभी भी उपाव्यूह की जाति आव्यूह की जाति से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हमने कोई दो या एक कोटि का लिया है, 3 कोटि का है, तो इसकी जाति कभी कोटि से ज्यादा नहीं होगी। या फिर अधिकतम क्या ले सकते हैं, यदि 3 कोटि का है तो हम अधिकतम सबसे बड़ा उपाव्यूह 3 कोटि का ले सकते हैं। तो कभी भी उपाव्यूह जाति आव्यूह जाति से बड़ी नहीं हो सकती। या फिर कोई एक आव्यूह ए है, इसका उपाव्यूह ए डैश है, तो इसकी जाति कभी बराबर नहीं होगी, पहली चीज। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कभी आव्यूह की जाति जो होती है वो आव्यूह जाति क्या होती है, सदैव बड़ी या फिर बराबर। अर्थात ये तो कभी बड़ी हो नहीं सकती, बड़ी कौन होगी, आव्यूह की जाति, लेकिन उपाव्यूह जाति उससे छोटी होगी या फिर क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। तो दो प्रमेय क्या सीखी हमने, परिवर्त आव्यूह आव्यूह रिलेशन क्या होता है, उनकी जाति सदैव समान होती है। और दूसरी थ्योरम किसी आव्यूह उपाव्यूह की जाति में का रिलेशन होता है, तो यहाँ पे जाति लिख रहे हैं यदि हम रैंक ऑफ है और रैंक ऑफ ए डैश, मतलब यहाँ पे ए डैश नहीं, रैंक ऑफ ए है ना, और रैंक ऑफ ए डैश आव्यूह की जाति की बात कर रही है, तो क्या होगी, आव्यूह की जाति कभी भी उपाव्यूह जाति छोटी नहीं होती है, या फिर आव्यूह जाति सदैव उपाव्यूह की जाति से बड़ी या बराबर होती है। तो ये दो प्रमेय थी इससे संबंधित, इसमें और प्रमेय नहीं है। इसके बाद जो हमारी प्रमेय, यहाँ पे दो प्रमेय जो हमने बताई, तो इसके बाद हम एक दो प्रमेय पढ़ ली, तो परिभाषा पढ़ ली, तो अब इससे संबंधित फिर अब आव्यूह में और भी चीजें हैं, लेकिन अभी हम आव्यूह की जो संक्रिया नहीं बताई थी, हम संक्रिया बताएंगे इसके बाद। यहाँ पर हमारी प्रमेय दोनों कंप्लीट होती है। जब संक्रिया बताएंगे तो हम बताएंगे संक्रिया आव्यूह में जो लगाते हैं, तो संक्रिया आव्यूह में क्या होती हैं, संक्रियाओं की शुरुआत कहाँ से होती है, आव्यूह में संक्रिया क्यों लगाई जाती हैं, आवश्यकता क्या होती है, इनका पूरा बेसिक क्या है, संक्रिया लगाते क्यों और होती क्या है संक्रिया ये। फिर तो हम देखेंगे किस प्रकार लगाई जाती हैं और कैसे हल करते हैं। आव्यूह में 3 प्रकार की संक्रियाओं का यूज करते हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं प्रारंभिक रूपांतरण, क्योंकि एक आव्यूह में संक्रिया लगाकर उसे दूसरे रूप में परिवर्तित किया सकता है, रूपांतरित किया सकता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक रूपांतरण बोल देते हैं। और इसके साथ ही आज के लेक्चर में हमने आव्यूह संबंधित प्रमेय सॉल्व की, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।